नमस्कार सभी को। मेरा नाम है अल्पेश पटेल। मैं पीयू मैनेजर डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर विसनगर से बात कर रहा हूँ। आज हम इसी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि जैसे सॉइल को सुधारने के लिए यूज़ होती है। तो आज हम ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर हम आए हैं, तो आज उनके बारे में हम बात करेंगे। इस दिए गए जो कंटेंट के मुजब हमने एक पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार किया है। इस सभी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इस प्रेजेंटेशन में इस प्रैक्टिसेस का विवरण हुआ है। हम आगे स्लाइड में देखेंगे। डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर गुजरात राज्य के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी काम कर रहा है और वही लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर पे ऊपर डीएससी काम कर रही है। बीसीआई की प्रोजेक्ट के थ्रू हम महसाणा और साबरकांठा जिले में 15,000 किसानों के साथ 4 ब्लॉक में काम कर रहे हैं। जमीन यानी मिट्टी को सुधारने के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती है, तो उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो वैसी मैंने बेस्ट प्रैक्टिसेस ग्रीन मैन्योर नाम की हमने चुनी है। ग्रीन मैन्योर को हिंदी में हरे पौधों कहते हैं और गुजराती में लीलो पड़वास नाम से जानी जाती है। हरे पौधों जो जल्दी ही डिकम्पोस्ट हो, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा, उन पौधों को ज़मीन में गाड़ने की जो प्रक्रिया होती है उनको ग्रीन मैन्योर कहते हैं। ग्रीन मैन्योर फसल का उद्देश्य उत्पादन लेने का नहीं है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उगाई जाती है। यह करने से मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन एवं नाइट्रोजन और न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ती है। उसके साथ ही मिट्टी में सूक्ष्म जीव बढ़ने से मिट्टी यानी जमीन नरम होती है, अच्छे से हवा का आना जाना होता है और जमीन में नमी बनी रहती है, यानी पीएच भी जमीन का नॉर्मल रहता है। ग्रीन मैन्योर करने का उचित समय पहली बारिश के बाद और 2 फसल के बीच का जो समय है तकरीबन 60 से 70 दिन का समय होना चाहिए। उसके दौरान ये उगाई सकती है। ग्रीन मैन्योर में जो भी फसल लगाना है उसका सीड रेट 25% होना चाहिए, जिससे खाद अच्छी तरह बन सकती है। यह पद्धति हमने विसनगर, वडनगर के तालुकों के फार्मर के साथ की गई थी। ये फोटो में आप देख रहे हो, ये ग्रीन मैन्योर जूट नाम की फसल है जो हमने लगाई है। यह प्रैक्टिसेस को पसंद करने का उद्देश्य ये था हमारा, परियोजना क्षेत्र में घटते पशुपालन को देखते हुए एफआईएम की कमी हुई है, जिससे एफआईएम का दाम भी बढ़ा है। जैसे देखें तो 2 से 3 हज़ार पर मेट्रिक टन बढ़ा हुआ है। दूसरा कारण ये भी है कि परियोजना क्षेत्र में टीडीएस की मात्रा बढ़ी है, जिससे ज़मीन में सैलिनिटी बढ़ रही है और इनपुट का खर्चा भी बढ़ रहा है।
जैसे देखते हैं तो फर्टिलाइज़र है, सीड है, पेस्टिसाइड है, अन्यथा जो खर्चा है वो खेती में बढ़ रहा है और देखते हैं तो उपज भी कम हो रही है। तो इसके बारे में हम स्टेक होल्डर की बात करें तो यह प्रैक्टिसेस सदियों से किसान करते थे, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद ज़्यादा उपज लेने में लालच में यह पद्धति छूट गई है। तब परियोजना क्षेत्र में डीएससी ने फिर से री इनोवेशन किया और इस प्रैक्टिसेस को लागू किया। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि यह प्रवृत्ति सदियों से किसान करते थे, पर हम उन लोगों को मिले जो पहले ये प्रैक्टिसेस करते थे, तो उन लोगों को हमने इकट्ठा किया और उनके साथ एक मीटिंग का गठन किया, जिसमें 50 से 60 के उम्र से ज़्यादा लोग अधिकतर हाजिर थे और उसके साथ एक ग्रीन मैन्योर के बारे में डिस्कस किया है। इस साल हमने 25 किसानों के साथ 10 गांव में 6 से 7 हेक्टेयर ज़मीन में ग्रीन मैन्योर का निदर्शन किया गया था। ये ग्रीन मैन्योर का मेथोडोलॉजी देखें तो 2 फसल के बीच का जो समय है उसमें हम कर सकते हैं। ग्रीन मैन्योर के लिए पल्सिस क्रॉप, ज्यूट, काउपी, इकड़ यानी ये फसल का हम सोइंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। फ्लावरिंग स्टेज पर तकरीबन बुआई से 45 दिन के बाद प्लाऊ या रोटावेटर की मदद से जमीन में गाड़ना होता है। जमीन में कंपोस्टिंग का पूरा प्रोसेस 3 से 4 हफ्ते में पूरा हो जाता है, जिससे अच्छी खाद बनती है। इस प्रैक्टिसेस का इम्पैक्ट देखें तो इम्पैक्ट से पहले मैं आपको एक दिए गए कोष्टक में ग्रीन मैन्योर की जो फसल है वो फसल में से कितना सीड लगता है पर एकड़ और इसमें से कितना नाइट्रोजन प्राप्त होता है ज़मीन को, तो आप देख रहे हो सेसबेनिया, इकड़, ज्यूट, काउपी, क्लस्टर बीन, पीली पेसरा ये नाम की जो फसल है, तो उनमें सीड रेट देखते हो तो सीड रेट इतना मिलता है। दूसरा ये है कि नाइट्रोजन, तो सबसे ज़्यादा हम देखें तो ज्यूट नाम की फसल में से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ज़मीन को प्राप्त होता है। तो ये मैंने बताया कि आपको फसल कौन सी लगानी है जिससे ज़मीन को सुधार सकते हो। तो हम बेस्ट प्रैक्टिसेस की इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो यह प्रैक्टिसेस कम खर्च वाली है और आसानी से उसे अपना सकते हैं। समय भी उसका कम लगता है, उपज में भी वृद्धि होती है। मिट्टी की फसल उगाने में उपज और क्वालिटी में सुधार आया है। उसके साथ ही फर्टिलाइज़र और वीडिंग का भी खर्चा कम हुआ है और साथ में इरिगेशन का भी खर्चा कम हुआ है। इस प्रैक्टिसेस के निदर्शन के लिए हम उन किसानों को पसंद किया गया कि जो लोग खेत में FIM बाहर से खरीद के लाते थे और घर में पशुपालन का व्यवसाय नहीं करते थे। तो वैसे हमने 25 किसानों को साथ डेमोस्ट्रेशन किया, जिसमें इस प्रकार का हमको इम्पैक्ट देखने को मिला है। जिस किसानों ने FIM खेत में उपयोग किया नहीं है, जिसकी वजह से 20,000 रुपया पर हेक्टर की
बचत हुई है। परियोजना क्षेत्र में FIM के उपयोग के बिना फसल की उपज अच्छी नहीं होती है। 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर नाइट्रोजन की बचत हुई है। खरपतवार 50 से 60% घटा है। मिट्टी यानी जो नमी होने के कारण 2 से 3 सिंचाई कम हुई है। इस प्रैक्टिसेस की पूरी प्रोसेस होने के बाद जो फसल लगती है उसमें 20% प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है। इस प्रैक्टिसेस का ट्रिपल बॉटम लाइन इम्पैक्ट देखें तो सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट का तीनों पर इसका असर होता है। इकोनॉमिक दृष्टि से देखें तो इनपुट का खर्चा कम हुआ है और उपज में वृद्धि हुई है। सोशल दृष्टि से देखें तो इस प्रैक्टिसेस करने में कम खर्च लगने से स्मॉल, मीडियम, बड़े किसान आसानी से ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। एनवायरनमेंट की दृष्टि से देखें तो ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। ज़मीन में फर्टिलिटी में बहुत सुधार आया है। मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की वृद्धि होती है। ग्रीन मैन्योर के बाद जो भी फसल लगाए उसमें क्वालिटी अच्छी रहती है। इस प्रैक्टिसेस को खेत में अपनाने से ज़्यादा चैलेंजेस नहीं देखने को मिलती है, पर लेकिन 1 एकड़ से कम जमीन वाले जो किसान हैं इस प्रैक्टिसेस को न भी अपना सके। दूसरा, फ्लावरिंग स्टेज पर जो खेत में बारिश होती है तो ज़मीन में गाड़ नहीं सकते। तो इस चैलेंजेस को कैसे हम एड्रेस करते हैं? तो कम ज़मीन में एक ही फसल हो सकती है जिससे एनुअल इनकम पर ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं आता है। दूसरा, परियोजना क्षेत्र में कंटिन्यूअस 2 दिन से ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। अब स्केलिंग एंड रेप्लिकेबिलिटी की बात करें तो आने वाले वर्ष में 400 किसानों के साथ यह प्रैक्टिसेस हम करवाएंगे। साथ ही इस साल की प्रैक्टिसेस में आए गए आउटपुट को हम IC मटेरियल में माध्यम से किसानों को मॉड्यूल तालीम से अवेयरनेस करेंगे। ग्रीन मैन्योर की प्रैक्टिसेस किसी भी प्रकार की सॉइल में हो सकती है और उससे हम DSC के कार्यक्षेत्र के दूसरे जिले या राज्य में लागू करने की हम कोशिश करेंगे। अंत में हमारी ओर से यही मैसेज है कि ग्रीन मैन्योर प्रैक्टिसेस करने से यह अनुभव रहा है कि यह प्रैक्टिसेस कम खर्च करके ज़मीन की फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट में वृद्धि होने से ज़मीन में आसानी से सुधार आता है। जिस ज़मीन में उपज घट रही है और जिस ज़मीन में उपज नहीं भी मिलती है उस ज़मीन में जो ये प्रैक्टिसेस अपनाएंगे तो अच्छा फ़ायदा मिलता है और अच्छी फसल भी होगी। धन्यवाद। ग्रीन मैन्योर के बारे में मैंने आपको बताया है, इसके फ़ायदे और इससे फार्मर को क्या बेनिफिट मिलता है और ज़मीन कैसे सुधरती है, इनके बारे में आपके समक्ष मैंने ये रखा है। थैंक यू।